सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन हो गए हैं, चैट बॉक्स में देखा मैंने। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का। आपके फर्स्ट यूनिट जो है उसके न्यूमेरिकल्स मैंने रिवाइज करवा दिए थे। आज हम करेंगे सेकंड यूनिट की रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए थे और दोबारा से अब इसके रिवीजन कर रहे हैं, तो ध्यान देंगे। देखो, हमने लास्ट उसमें देखा था कि हमारी कोई भी जैसे ग्रुप वेव, आप ग्रुप वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी, उसके लिए क्या कर रहे थे, एक वेव का कंसिडरेशन कर रहे थे, ठीक है। तो हमने वेव देखा था कि वेव वैसे तो कुछ नहीं, पर एक क्या है, वेव फंक्शन जस्ट है, ठीक है। लेकिन उसका कोई खुद का सिग्निफिकेंस नहीं था। अगर हम वेव का सिग्निफिकेंस देखते हैं तो हमें वो कहाँ पे मिलता है, जब हम उस वेव फंक्शन का मॉड करते हैं, यानी कि मॉड का स्क्वायर करते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं, उसका सिग्निफिकेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और सिग्निफिकेंस क्या बताया था मैंने आपको, कि किसी भी उसमें उसके पार्टिकल के फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी ही हमारी क्या बताती है, इसका सिग्निफिकेंस दिखाता है। इसका मतलब साई का मॉड का स्क्वायर जो है वो हमारा पर्टिकुलर किसी उसका सिग्निफिकेंस देता है, ओनली साई हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमारी सेकंड यूनिट के अंदर हमने क्या किया था, स्क्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट ये इक्वेशंस कैलकुलेट करी थी, 1 डायमेंशन के लिए, 3 डायमेंशन के लिए, राइट। अब हम इसके अंदर क्या कर रहे थे, जब हम इसको यूज कर रहे थे तो सबसे पहले इसके हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, ठीक है, कि कौन कौन सी, अगर हम साई कोई भी फंक्शन लेके चलते हैं, जैसे आप फोरियर सीरीज कैलकुलेट करते थे, तो फोरियर सीरीज में भी आपने फोरियर के लिए क्या किया था, डिरिचलेट कंडीशंस करी थी, है ना। तो डिरिचलेट कंडीशन में आपको पता चला था कि कौन-कौन सी कंडीशंस आप उसके लिए लेके चलते हो। ऐसे ही हम क्या करते हैं, जब स्क्रोडिंजर इक्वेशंस को कैलकुलेट करेंगे, स्क्रोडिंजर इक्वेशन कब आया था, यानी कि फर्स्टली आपके पास क्या था, क्लासिकल मैकेनिक्स था, राइट। क्लासिकल मैकेनिक्स कई चीजों को सॉल्व करने के लिए फेल हो गया, जैसे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, स्टेबिलिटी ऑफ एटम था। तो उनको करने के लिए कौन आया, आपका प्लैंक्स का हमने जब यूज करना स्टार्ट किया था, तो उसको हमने कह दिया था कि ये पोर्शन तो क्या है, आपका ओल्ड क्वांटम थ्योरी है, राइट। अब ओल्ड क्वांटम थ्योरी से हमने ये देखा कि कई-कई ऐसी कंडीशंस भी थी जो हमारी ओल्ड क्वांटम थ्योरी सैटिस्फाई नहीं कर पाई। तो हम नेक्स्ट फेज की तरफ चले अपनी, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स का। उसके अंदर अब क्या है, हमारा स्क्रोडिंजर इक्वेशंस है, राइट। अब स्क्रोडिंजर इक्वेशन के अंदर भी हमें उन टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कंडीशंस को फाइंड आउट करने के लिए कुछ कंडीशंस हमने ली थी। वो कंडीशन हमारा क्या था, कि सबसे पहले जो साई है हमारा, वो हमारा फाइनाइट होना चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर ये इनफाइनाइट वैल्यू नहीं शो करना चाहिए। सारी चीजें कैसी होनी चाहिए, इसकी फाइनाइट फॉर्म में ही होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपकी जो साई की वैल्यू है वो हमारी कैसी होनी चाहिए, आपकी सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। सिंगल वैल्यू का मतलब क्या है, कि अगर हम कोई भी प्लॉट कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, मैं प्लॉट करके दिखाती हूँ आपको, देखो। देखो, अगर हमारे पास जैसे कोई भी एक मैंने एक वो ले लिया, ठीक है, प्लेन उसमें ले लिया, ठीक है, एक हमने कोई भी इसके ऊपर ग्राफ इस तरीके से बनाया, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के ऊपर क्या है, एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर, सपोज ये आपका कितना था, 2 था, तो इसके ऊपर इसके क्या है, एक सिंगल वैल्यू है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस तरीके का ग्राफ प्लॉट करूं, इस तरीके का ऐसे ग्राफ प्लॉट करूँ, ठीक है? तो आप क्या देखोगे कि एक पर्टिकुलर, जैसे सपोज़ ये ही हमारे क्या था, x इज़ इक्वल टू आपका कितना है, 2 है, ठीक है? इस x इज़ इक्वल टू 2 के ऊपर कितनी आ रही है, देखो, 1, ठीक है, 2, एक ये वैल्यू आ रही है, एक कौन-सी आ रही है, आपकी ये वाली आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे हमारी कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, आपकी 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, है ना? तो ये हमारा सिंगल वैल्यू फंक्शन नहीं है। सिंगल वैल्यू फंक्शन ओनली कौन-सा होगा, जिसके ऊपर एक ही वैल्यू होगी, ठीक है? और दूसरा मैंने इक्वेशन क्या बताया था आपका, कि ये कैसा होना चाहिए, हमारा फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट का मतलब क्या है, कि हमारे पास जैसे ये कोई भी पॉइंट है, तो इसके ऊपर इस तरीके से नहीं कि हमारा जो कर्व है वो इस तरीके से, जो साई का फंक्शन हमने ले रखा है वो ऐसे चला जाए, ठीक है। ऐसा फंक्शन हमारा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ये फाइनाइट फंक्शन होना चाहिए, उसी को ही हम क्या करेंगे, इसके लिए कंसिडर करेंगे। अगर कोई भी फंक्शन हमारा कैसा आ रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, तो उसको हम हमारा फंक्शन
साई जो वेव फंक्शन है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, फिर हमने क्या कहा था कि जो साई है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए और डिसकंटिन्यूटी उसके अंदर नहीं आनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि एक ये हमारे पास है, ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू करके इस तरीके से दिखा रहे हैं, तो ये क्या है, आपका कॉन्टिन्यूअस कर्व बन रहा है। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी कर्व कौन सा बन रहा है, आपका डिसकंटिन्यूटी कर्व इस तरीके से हो गया कि एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर ये यहाँ तक है, ठीक है, और फिर उसके बाद कहाँ जा रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या रहा है, इसके अंदर डिसकंटिन्यूटी आ रही है, तो ये डिसकंटिन्यूटी फंक्शन हमारा इस तरीके से नहीं होना चाहिए। कैसा आना चाहिए, हमारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। एक पर्टिकुलर साई फंक्शन भी आपका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और जो दूसरा आपका फर्स्ट ऑर्डर इसका लेके चलोगे, अगर कोई भी, जैसे आपको मैंने साई फंक्शन बोल दिया, ठीक है, साई फंक्शन बोल दिया, साई फंक्शन मैंने क्या ले लिया, आपका अंडर रूट ऑफ, कोई भी कंसिडर कर लेते हैं, अपनी तरफ से कंसिडर कर लेते हैं, 2/L, ठीक है, साइन ऑफ, साइन ऑफ पाई एक्स बाई एल। इस तरीके का कोई भी फंक्शन हम क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन और इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव आप सब कर सकते हो, किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स तो क्या है, एल मैं मान के चल रही हूँ कि वो लेंथ है जिस भी कंटेनर में, किसी भी उसमें आपने रखा हुआ है, और एक्स के फंक्शन हमारे पास किस पे, साई जो है वो किसका उस पे है, डिपेंडेंट एक्स के ऊपर है, तो ये एक्स का फंक्शन हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हमें अगर डेरिवेटिव करना है तो हम किसके कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहे थे यहाँ पे, एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, करली साई बाय करली एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, आपका अंडर रूट ऑफ 2/L, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस, कॉस पाई ऑफ एक्सएल, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, पाई/L, तो ये भी आगे आ जाएगा। तो यानी कि ये फंक्शन जो आप ये कर ली साई बाय कर ली एक्स निकाल रहे हो, ये भी कैसा होना चाहिए बेटा, आपका कॉन्टिन्यूअस ही होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो आपका दूसरा उसमें क्या कहते हैं हम, कि ये जो भी हम किसी भी स्पेस वगैरह में करेंगे वो भी हमारा कैसा आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। देखो इसके अंदर दिखा देती हूँ मैं। देखो इसके अंदर नेक्स्ट क्या है, साई मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, और ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि साई जो है वो सिंगल वैल्यू होनी चाहिए अपनी किसी भी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, और या फिर जितने भी उसके अंदर पॉइंट स्पेस के अंदर हम करके चल रहे हैं वो कैसे दिखाने चाहिए, उसके ऊपर सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। मैंने अभी आपको प्लॉट भी करके दिखाया था। नेक्स्ट क्या बताया था कि जो साई है और उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो हमारा कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर नेक्स्ट क्या है, psi must be such that describe the particle completely. That is, knowledge of the psi at t is equal to 0 must be enough to get its value at any time. यानी कि psi का कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि कोई भी हम वो लेके चल रहे हैं टाइम, उसके ऊपर वो कुछ ना कुछ तो डिस्क्राइब कर सके। psi हमारा कैसा होना चाहिए, नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए, यानी कि जो हम लेके चल रहे हैं साई वगैरह, ठीक है, वो हमारा किसी भी पर्टिकुलर उस पे कोई ना कोई फाइनाइट कांस्टेंट की वैल्यू दे के जाए। ठीक है, अगर हम लिमिट कोई भी उसमें लगा रहे हैं, अभी नॉर्मलाइजेशन वाला मैं टॉपिक करवाऊंगी आपको रिवाइज, तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन करना है। टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन के अंदर मैंने आपको क्या बोला था कि पहले मोमेंटम का कंसीडर, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करने होते हैं, इसके अंदर कुछ ऑपरेटर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, राइट। ऑपरेटर्स की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी होती है तो हम इसके अंदर उसी वे में जाएंगे। कौन कौन से ऑपरेटर बताए थे इसके अंदर, एक तो मोमेंटम और एक एनर्जी के फॉर्म में आपके पास आया था। तो हम एक काम करते हैं, मोमेंटम को ही पहले लेके चल लेते हैं। ठीक है, मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ से P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच बाई टू पाई बाई लैम्डा। अब आपको सबको पता है लैम्डा बाई टू पाई बाई लैम्डा क्या होता है, वेव वेक्टर यानी कि प्रोपोगेशन वेक्टर, जिसको हम एच कट के की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एनर्जी भी निकला था ना, तो मैं एनर्जी का भी लेके चल लेती हूँ, क्योंकि मैंने वहां पे डी ब्रोगली की फॉर्म में इस तरीके की एनर्जी भी देखी थी, प्रोटॉन की एनर्जी जैसी होती है
तो E इज इक्वल टू एच न्यू हमारे पास आ गया था। ये एच को हम एच बाई टू पाई और टू पाई न्यू लिख सकते हैं। टू पाई न्यू को तो हम ओमेगा और एच बाई टू पाई को एच कट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अपना वही वेव फंक्शन कंसिडर करते हैं। वेव फंक्शन कंसिडर करेंगे तो ये हमारे पास कितना आया था, ए एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर ओमेगा टी। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें इसको एक डायरेक्शन के अंदर लेके चलना है तो इसके अंदर आर को क्या कर सकते हैं, एक डायरेक्शन के अंदर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आर हमारे पास जो हम लेके चल रहे थे वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में है, तो आप किसी भी उसके अंदर इसको कोऑर्डिनेट को ले सकते हो। और जो हमारा प्रोपगेशन वेक्टर है उसको भी हम अपनी तीनों डायमेंशंस के अंदर ले सकते हैं। तो आर के को हम किस तरीके से रिजोल्व कर सकते हैं, के एक्स आई प्लस में के वाई जे प्लस में के जेड के। और आर को कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। तो आई अगर एक्स डायरेक्शन में ले रहे हो तो ओनली एक्स एक्स वाला फैक्टर आप कंसिडर कर सकते हो। अगर एक्स एक्स वाला फैक्टर कंसिडर करते हो तो हमारे पास जो वेव फंक्शन आएगा बेटा वो कितना हो गया, साई एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के एक्स माइनस में ओमेगा टी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखो ये हमारे पास जो फंक्शन है इसके अंदर प्रोपगेशन वेक्टर। अब प्रोपगेशन वेक्टर से अगर आपको इसमें दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं इसके अंदर जो मैंने आपको बताया, क्योंकि हम ये कहते हैं ना कि कोई भी चीज जैसे लास्ट पॉइंट के ऊपर करते हैं, तो हमने इसके अंदर देखा था कि हमें क्या निकालना था टाइम डिपेंडेंट में, कि एच साई इज इक्वल टू ई साई के इक्वल आता है। ठीक है, इसका मतलब एक तो ई और एक एच को हमें अलग अलग उसमें करके दिखाना है। और इसके अंदर से ऑपरेटर्स फाइंड आउट करने हैं। तो ऑपरेटर करने हैं तो यानी कि प्रोपगेशन को और जो ये ओमेगा वाला है इसको ई और पी की फॉर्म में लिख देते हैं। तो के को पी की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, पी बाई एच कट करके, और डब्ल्यू को आप ओमेगा को आप कैसे लिख सकते हो, ई की फॉर्म में, ई बाई एच कट की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, प्रोपगेशन वेक्टर इज इक्वल टू पी बाई एच कट, और ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये ई बाई एच कट की फॉर्म में आ जाएगी। तो इसको ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपकी कितनी आ जाएगी, आई बाय एच कट, और ये पी एक्स माइनस में ई टी की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, जैसे इसके अंदर रख दिया तो पूरी की पूरी ये जो पीछे आपके पास इक्वेशन थी इसका क्या करना था, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर दो। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव इसका किया हमने तो हमारे पास क्या आ गई थी, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में ही करेंगे क्योंकि डायमेंशन हम एक्स के उसमें लेके चल रहे हैं। तो करली साइड बाय करली एक्स इज इक्वल टू ए आई बाय एच कट पी ई की पावर आइटा एच कट पी एक्स माइनस में ई टी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आइटा बाय एच कट को क्या कर सकते हैं कॉमन, और चीज जो ए पी ई की पावर आइटा बाय एच कट पी एक्स माइनस में ई टी है। अब आप सबको तो पता ही है कि ये जो आपने लिया था ये तो वही फंक्शन है ना जो आपने कंसिडर किया था एक्स डायमेंशन के अंदर। ये देखो ये वाला, ये वही फंक्शन है ना, ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला वही फंक्शन है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इसको दोबारा से साई की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से पी ऑपरेटर की वैल्यू जब आपने साई फंक्शन के ऊपर लगाई थी वो कितनी आ गई, माइनस में आइटा एच कट कर ली साई बाय कर ली एक्स। यहाँ से आपको पी ऑपरेटर की वैल्यू भी पता चल गई। देखो साई साई को तो हटा दो, साई साई को हटा दोगे तो आपके ऑपरेटर की वैल्यू कितनी हो गई, पी इज इक्वल टू माइनस में आइटा एच कट कर ली बाय कर ली एक्स। ठीक है, तो कभी भी कोई भी पूछे कि आपके पी ऑपरेटर का फंक्शन का वैल्यू कितना होता है तो आप क्या कहोगे, माइनस में आइटा एच कट कर ली बाय कर ली एक्स होता है। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, क्योंकि देखो एच क्या है, एक्चुअली में आपका हैमिल्टोनियन फंक्शन होता है जिसको हम पी स्क्वायर बाय टू एम प्लस में वी की फॉर्म में लिखते हैं। तो पी स्क्वायर हमें चाहिए हो सकता है ना, तो यानी कि हमें क्या करना है, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो एक बारी जहाँ पे पी आया है तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे पी स्क्वायर भी आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते हैं। दोबारा से डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, ये आइटा एच कट और ये पी साई साई करली साई बाय करली एक्स हो जाएगा। करली साई बाय करली एक्स की वैल्यू आप ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट करके आ चुके हो। तो ये कितना हो जाएगा, आइटा बाय एच कट पी करली आइटा बाय एच कट पी साई। ठीक है, इसका मतलब आइटा स्क्वायर बाय एच कट का स्क्वायर पी स्क्वायर साई आपके पास आ गया है ना। तो आइटा का स्क्वायर कितना होता है बेटा, -1। तो यानी कि करली टू साई बाय करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में 1 बाय एच कट का स्क्वायर पी स्क्वायर साई आ गया। ठीक है, तो पी स्क्वायर को मैं इस साइड लेके आ जाती हूँ, या पी स्क्वायर साई को इधर ले जाओ, माइनस में एच कट का स्क्वायर को उधर ले जाओ। इसका मतलब पी स्क्वायर साई किसके इक्वल हो गया, माइनस में एच कट का स्क्वायर कर ली 2 बाय कर ली एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब ये कहता है कि हमें जो पीछे हमने किया हुआ था उसके अंदर क्या करते हैं, पहले हमने, क्योंकि
अभी x के रिस्पेक्ट में निकाला था, अब किसके रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं इसको, t के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, आइटा बाय एच कट माइनस में e, क्योंकि t इसके साथ क्या है माइनस में e आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, एक्सपोनेंशियल की पावर आइटा बाय एच कट टी एक्स माइनस में ई टी के साथ आ गया, तो माइनस में आइटा एच कट ई ए ई की पावर आइटा एच कट टी एक्स माइनस में ई टी आपके पास आ गया। अब ये सारा फंक्शन दोबारा से क्या है बेटा, आपका साई ही है, तो इसका मतलब करली साई बाय करली टी किसके इक्वल हो गया, माइनस में आइटा बाय एच कट ई साई के इक्वल आ गया। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ई ऑपरेटर को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ई ऑपरेटर की वैल्यू कितनी होगी, करली साई बाय करली करली मतलब माइनस में आइटा, माइनस नहीं लेके चलोगे तो ये आइटा को ऊपर लेके आ जाओ, ठीक है। तो आइटा एच कट करली बाय करली टी आपके पास आ जाएगा। तो ई ऑपरेटर की वैल्यू कितनी है, आइटा एच कट करली बाय करली टी, और एक्स पी ऑपरेटर की माइनस में आइटा एच कट करली साई बाय करली एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप इस एक बार इसको कंप्लीट करिएगा, ठीक है।